इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास के दूसरा चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरे भाग में जल उपलब्धता की समस्याएं और बाकी के टॉपिक आप पहले भाग में पढ़ चुके हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। देखो, आज बहुत जगह, बहुत सिटी ऐसा है जहां पे पानी की महत्व है, वहां पर पानी का पूछ है, वहां पर पानी का ही कमी होने के कारण बहुत लोगों की जिंदगी बेहाल हो जाती है। लोग पीने पीने पे मोहताज हो जाते हैं, कतरे कतरे पे मोहताज हो जाते हैं। और लेकिन जहां पर पानी है वहां पे अधिकतर लोग पानी बर्बाद करते हैं। मैंने हर जगह देखा है जहां पर बेशुमार पानी है वहां पर लोग बेशुमार खर्चा करते हैं। ये नहीं कि हम टाउन में जा रहे हैं, कभी ट्रेवलिंग किए हैं तो उस चीज से सीखें कि पानी के कमी के कारण हमें किस तरह तिल तिल का पानी पीना पड़ता है। उसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन लोग सीखने को तैयार नहीं है। इसी बारे में कौन सीख सकता है? जो पढ़ेगा पढ़ाएगा उस चीज को ही ना सीख सकता है। अब केवल लोग फालतू की बात करने के लिए बैठ जाए तो कैसे सीखेंगे? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। और विश्व के क्या, विश्व को बाद में हटाओ, प्रदेश मतलब राज्य। तो विश्व में भी ऐसा बहुत सारा अभी जगह है, बहुत जगह है जहां पे पानी की कीमत इतनी है जितनी आज पेट्रोल की दाम है ना। हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम 102 रुपया, 108, उतना पानी की कीमत है उस देश में। इतना ज्यादा महंगा पानी है और हमें आज मिल जा रहा है, जमीन से पानी मिल ही रहा है, और नहीं मिल रहा है तो नल से पानी मिल रहा है, और हम लोग उसे बेशुमार खर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाले भविष्य को पानी हम लोग नहीं दे पाएंगे। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम बंगाल, एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, जितना भी ऑस्ट्रेलिया है, पूरे ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। अब देखो, मैंने बताया अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको हो गया, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये लोग पानी की कीमत और पानी की अहमियत जानते हैं क्योंकि इनके पास पानी की कमी है। भारत में राजनेताओं को सीखना चाहिए, वैसे राजनेताओं को, वैसे मंत्रियों को सीखना चाहिए, वैसे विधायकों और सांसदों को सीखना चाहिए, वैसे मुखिया लोगों को सीखना चाहिए, वार्ड को सीखना चाहिए कि हमारे एरिया में कहीं भी पानी का कनेक्शन लूज तो नहीं है, कहीं पानी बर्बाद तो नहीं हो रहा है। बर्बाद हो रहा है, अपने पैसा से उसको लगाओ, उसको ठीक करो। लेकिन ये चीज होगा ही नहीं। हो रहा है तो होने दो, 60 रुपए का नल नहीं लग सकता। और ये लोग पूरे विधायकी क्या क्या बन कर बैठते हैं। लेकिन लोगों को भी निर्भर होना पड़ेगा उस पे कि हम क्या कर रहे हैं। एक परिवार ही 60 रुपए का चीज लगा देता, लेकिन वही पानी खत्म हो जाने के बाद लगाएंगे। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलालाभ की अधिक समस्या बनी रहती है। यहाँ जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, मतलब पानी की बहुत ज्यादा किल्लत, पानी की बहुत ज्यादा कमी। इसी प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्णन में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, आप समझो, प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। और संदूषण जल की गंदगी, प्रदूषण जल की गंदगी। जल को गंदा करो तो प्रदूषण और संदूषण हो जाएगा। हम पानी किस चीज में बर्बाद करते हैं? एक्स्ट्रा नहाने में, फ्लश करने में, फिजूल का पानी हम लोग खर्चा करते हैं खेतों वगैरह में। ठीक,
लोग पानी खर्चा करते हैं बार बार रोज रोज बाइक धोकर, कारें धोकर। जो पोंछ कर काम चलाया जा सकता है उसको धोने से क्या फायदा? कुछ बेनिफिट है? नहीं है। पानी का इस्तेमाल इस तरह ज्यादा किया जा रहा है, बरसात के पानी को ऐसे ही नाला में बहा दिया जा रहा है। बरसात के पानी को ऐसा स्टोर करना चाहिए जो जमीन में जाए, जमीन में जाने के बाद वो जमीन उसको सोख सके। जिस तरह अभी भी राजस्थान, गुजरात में पहले नीचे टंकी बनाए जाते हैं कि वो पूरे एरिया, घर भर का पानी सूख सके। बरसात का जितना पानी हो वो सूख ले और जमीन के रास्ते वो नीचे चला जाए कि हम उस फिल्टर कर दे पानी को। कौन? जमीन, मिट्टी, कि वो फिर नीचे जाकर हमारे पाइप के माध्यम से हमें ऊपर आए और हमें जल प्राप्त हो। लेकिन ऐसा तो कोई करेगा नहीं। देखो, आज नहीं करोगे तो कल तो करना ही। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इन छीन होते संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। मतलब ये संसाधन, जल संसाधन खत्म होने वाली चीज के ऊपर हमें कदम उठाना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। और देखो, ये ऐसा संसाधन है जो बहुत समय लगने के बाद ही बनता है। जैसे में सुनामी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, भूकंप आ जाए, जमीन फट जाए, तभी ये सब बन पाएगा, मुमकिन हो पाएगा। और हम इसको अधिक उपयोग कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, तो ये हमारी संसाधन खत्म हो रहा है। इसका नतीजा हमें ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई तो नहीं भोगने वाला। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिकी बहिस्रवा जल के प्रमुख संदूषण है। अब देखिए, जल को बर्बाद करने का कहाँ कहाँ कारण हो सकता है। अशोधित या आंशिक रूप से जल मल में हम बर्बाद करते हैं, और कृषि रसायनों का विसर्जन करके। और जितने भी कृषि रसायन जो हम मार रहे हैं, फिर उसके बाद पानी पटाते हैं, जमीन खराब कर रहे हैं, और उसके बाद से फसल को उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन फसल उपजाऊ बना रहा है तो शरीर में बीमारी तो दे रहा है ना वो। और जितने भी मशीनें हैं, चाहे फैक्ट्री के हो चाहे कहीं का भी मशीन हो, उसको आप धोते ही हो और वो सारा पानी नाले में बह ही रहा है। आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, नाले के पानी को भी प्यूरिफाई करके पीना पड़ रहा है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी से, उस पानी से आपके शरीर पर कितना लाभ होगा? वो पानी पीकर इंसान कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? जो इंसान 150 साल जीता था, 200 साल जीता था, जिंदा रह पाता था, आज वो 60 साल 40 साल की जिंदगी जीकर खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को इतना गंदा कर चुके हैं कि इसके कारण हमारा जीवन रेखा ही कम हो गया। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु, और उसके बाद से है पीरकनाशी। ये नाइट्रेट और पीरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव नवीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। और देखिए, जैसे आपको बता दूं तो यहाँ पर दे रहा है नाइट्रेट और पीरकनाशी, और उसके बाद से है कुछ ऐसे रासायनिक जो अजैव होते हैं, जो मरते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, नवीनीकरण के वजह से वो मिट्टी में गए, फिर पौधा में आए, पौधा के बाद फसल में गया, और फसल के द्वारा फिर मानव शरीर में गया। वही मानव शरीर को हानि पहुंचाता है, दूसरा कोई नहीं पहुंचा पाता है, यही पहुंचाते हैं केवल। इन प्रदूषणों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रवों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। और इन सब को नियंत्रण करके, जल के निकायों को नियंत्रण करके
इन सब को रोका जा सकता है, जितने भी जल प्रदूषण है उसको रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार और हमारे भावी जनता 140 करोड़ जनता को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जैसे में वन और अन्य वनस्पति जो आवरण है धरातल को प्रवाहित, मिट्टी को, जमीन को प्रवाहित, प्रवाह को, मिट्टी का जो प्रवाह होता है उसको मंद, धीरे कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। लेकिन यह भी कब होता है? बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। जैसे में देखो, आप पानी तो खत्म कर दे रहे हो, फिर उसी पानी को प्यूरिफाई करने को जमीन को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, नेचर को बहुत समय लगेगा। जैसे में वन काट दिए, एक पेड़ तो एकदम 1 घंटे में कट जाता है, बड़ा से बड़ा पेड़ तो आज तो 2 मिनट 5 मिनट में कट जा रहे हैं। अब समझो कि उतना बड़ा पेड़ को हम आज लगाएं तो कितने समय के बाद वो पेड़ हो जाएगा उतना बड़ा? करीबन 400-500 बरस बाद। 400-500 बरस लगेंगे तब उतना बड़ा पेड़ हो पाएगा। आज गांव में पीपल का पेड़ देखोगे तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा मिलेगा, शहर में वही पीपल का पेड़ देख लो जल्दी ही सूख जाता है। क्यों? पानी की कमी, गंदगी। इसलिए जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाहों को बचाने की दूसरी विधि है। अब देखो, जल संग्रहण, जल को बचाना, ये दूसरा विधि है। किस माध्यम से? पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जैसे जल रिसाव को कम करने के लिए स्रोतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जैसे रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। जैसे में जैसे कोई भी खेती कर रहे हैं तो रिसाव, बहुत ज्यादा हम लोग पानी पटा देते हैं तो कहीं कहीं पानी सड़क के गिर जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है और धूप के कारण वो फिर आसमान में जा रहा है, बरस रहा है। उस चीज से बचने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए खेत में कौन सी सिंचाई करनी चाहिए? स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। देखो चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्प्रिंकलर है। जैसे में एक पाइप आया और एक मशीन लग गया। अब वो मशीन क्या करेगा? चारों तरफ नाच नाच कर गोले गोले वो पानी पटाता है, मतलब पानी को फुहारे के रूप में देता है, जिसके वजह से सिंचाई भी अच्छे से हो जाती है, फसल भी अच्छा होता है और पानी की भी लागत बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज को गांव के टेक्नोलॉजी में डालना पड़ेगा, गांव के माहौल में इसको भरना पड़ेगा। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टिपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। अब देखो, वाष्पीकरण से बचना है तो वहां पे ड्रिप खेती होता था। सिंचाई की ड्रिप अथवा टिपकन विधि बहुत उपयोगी है। जैसे में ड्रिप होता है, एक पाइप चला जाएगा जिस तरह ये हो रहा है, और टिपकन विधि वो पतला 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 पाइप जाएगा हर पौधे के जड़ के पास। अब वहां से आप पानी पटाइएगा ना, एक जगह से खोलिएगा तो पूरे जल में थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा। उसी को बोलते हैं टपकन विधि। थोड़ा नहीं पानी, बूंदे बूंदे नहीं गिर, थोड़ा तेजी में ही गिरता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जल को दे देता है पौधे के लिए, पौधे के सिंचाई के लिए पर्याप्त जल देता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। और ये विधि जब हम अपनाएंगे तो अपने सिंचाई को भी बढ़ाएंगे, अपने खेती को भी बढ़ाएंगे और अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे उससे, और पानी का भी बचाव करेंगे। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति जो जड़ी बूटी, और वन्य जीवन कीड़े मकोड़े और जंगल के प्राणी। अब यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चों के बारे में बताया गया है, मैं पढ़ के बताता हूँ। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तु
देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैट बैग है। क्या है? हैंड बैग है। हैंड बैग मतलब थैला, हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। अब जूट क्या है? यह जूट से बना है। क्या आप इन टोकरियों, दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। बेंत ढोइचा बोलते हैं गांव में। अब वो मतलब एक, आप समझो तो खास प्रकार का, मतलब एक अलग प्रकार का एक लकड़ी का और बांस से बना है। ठीक है, बांस को तो समझते हो, बाम्बू से बना है। भारत के पूर्वी और उत्तरी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है और भारत के पूर्वी एरिया में और उत्तरी एरिया में बांस बहुत ज्यादा वहां पे उगाया जाता है। अब बांस की खेती कैसे होती है उसके बारे में तो बाद में बताएंगे कभी किसी अलग वीडियो में, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में बांस की खेती होती है तो पूर्वी भारत में और उत्तरी भारत में। जैसे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। अब स्कार्फ क्या है? यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट बताया। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। शहतूत का पौधा पेड़ होता है जिस पर उसको पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और जल और वनस्पति और जितने भी जंगली प्राणी हैं वो हमें वो सब चीज देते हैं जो हमें प्राप्त हो जिंदगी में। कोरोना वायरस भी बना, कहां से कोरोना वायरस जो बना उसका एंटीडोट भी बना जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति के अनुसार ही बना। लेकिन फिर भी बना ना, लेकिन अगर वो यहाँ पर होता ही नहीं तो अब बना कैसे लेते? लेकिन फिर भी बना। क्यों? क्योंकि हमारे प्राकृतिक में कोई बीमारी आती है तो उसके पहले उसका समाधान भी आता है, लेकिन उसी समाधान को खोजने में हमें समय लग जाता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन दोनों चीजें जो स्थल मंडल और जल मंडल, वायुमंडल एक संकरे मामले में मतलब बहुत छोटे एरिया में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में ये देखो, ये रेशम के कीट हैं, इन्हें पाल कर निकाला जाता है और इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे रेशमी कीड़े की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें मतलब मानव द्वारा कृत्रिम उन्हें निकालना पड़ता है। क्या? रेशम। इसके वजह से जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र करते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। सही बात है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। ये नहीं रहे तो हमारी जिंदगी का कोई स्रोत नहीं रहेगा। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिनमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैटेक्स और तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं। अब देखो, प्रदान करते हैं इतना तो मैंने बता दिया। कैसे करते हैं? जैसे हम देखो, फल के बारे में जानते हैं, लैटेक्स के बारे में जानते ही हो,
लैक्टस का भी पौधा होता है, फूल का ही एक मतलब एक वनस्पति का प्रजाति हो गया वो। कार्पिन, यहाँ पर तारपीन लिया गया है, लेकिन उसको आम भाषा में कार्पिन का तेल बोलते हैं, लेकिन जितने भी किताबी भाषा है उसमें क्या बोलेंगे, तारपीन का तेल। गोंद, गोंद का भी पेड़ होता है, जिसको गांव में लासा का गाछ बोलता है, लासा के गाछ। अब हिंदी में बोले तो गोंद का पेड़। मैंने देखा है गोंद का पेड़ औषधि मतलब जितने भी औषधीय पौधे होते हैं, औषधि का पौधा ही होता है, पेड़ बहुत कम होता है। कागज प्रदान करते हैं, और कागज कैसे बनता है, पेड़ों को काटकर ही बनता है, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं, उनमें और कुछ आप जोड़ सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। वन जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीवन रूप आते हैं। इनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, मधुमक्खी हमें शहद देती है, ये तो सब किसी को पता है। फलों के परागण में मदद करती हैं और फलों के परागण में बढ़ने में मदद करती हैं, सहायता देती हैं, और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। मतलब महत्वपूर्ण प्राणी समझा जाता है उसको, क्योंकि बहुत जरूरी है गिद्ध का। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब देखिए, चाहे पक्षी बड़ा हो, चाहे जीव जंतु बड़े हो, चाहे छोटे हो, उनका अनिवार्य होना जरूरी है। उनको धरती पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए सरकार क्या करती है, सारे जंगलों पर टैक्स लगाती है, सारे जंगलों में फौज भेजती है। क्यों? जंगलों को बचाएं, जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को बचाएं, शेरों को बचाएं, बाघों को बचाएं, जो जाति विलुप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है, उस चीज को बचाएं। ऐसे प्राणी के रूप में काम करते हैं कौन? सरकार। उसके बाद मतलब उस चीज को बचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए नहीं, उस चीज को बचाने के लिए जीव जंतु जितने भी समाज के हो गए और बहुत सारे परितंत्र हो गए, बचाने के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो उसमें सरकार को इंडिविजुअली होना पड़ेगा। फिर आगे का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, जो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, अगले भाग में। और इस भाग में यहाँ तक, और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक बात और है, कुछ गलतियां सबसे होती है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक तरह से मतलब बोलने में हिचकिचाता है कोई भी। आप सब क्लास 8 में हो तो अधिकतर 90% बच्चे हिचकिचाते हैं। इसी कारणवश मैं एक माध्यम सेट कर रहा हूं। मैं भी बहुत शब्दों में हिचकिचा जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए भी वो नया है। मैं भी लड़खड़ा जाता हूं, क्योंकि हम भी उस चीज को सीख रहे हैं। जब हम सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? इसलिए आप भी अपना मेहनत करो, अपने आप को इस तरह बनाओ कि आप हर चीज को सीख सको, बोल सको, कह सको, कर सको, और अपना माध्यम सेट कर सको। कहीं भी गड़बड़ाना, छोटे छोटे शब्दों पे गड़बड़ाना, ये मेरा मतलब नहीं होता है कि हमें आता नहीं है पढ़ना। हम चाहे तो इसको बहुत तेजी में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों? अगर हम पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए धीरे धीरे जर बाई जर, पॉइंट बाई पॉइंट समझाते हैं कि आप सबको समझ में आए। फिर भी अगर कुछ भी हो आप कमेंट करो, और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का टीम आपको विद इन 24 आवर में आपको संपर्क करेगा।